शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ स्पीति में बारिश, जिसको लिखा है कृष्णनाथ जी ने। पाठ पर चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए पाठ पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कृष्णनाथ जी का जीवन परिचय। आइए देखते हैं। चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसलिए तपस है, धुआं है, यानी इच्छा है जान लेने की, पहचान लेने की। तो यहाँ पर लेखक की चंद पंक्तियाँ दी गई है जो कि उनकी रचना लद्दाख में राग विराग से ली गई है। आइए इनके बारे में जानते हैं। कृष्णनाथ जी का जन्म सन 1934 वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हुआ। प्रमुख रचनाएं लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमाल यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन भी किया गया। सम्मान लोहिया सम्मान और मृत्यु सन 2016 में हुआ। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं, अर्थात कृष्णनाथ जी का जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व के कई पक्ष भी हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन अर्थात समाज के लिए जो आंदोलन किया गया होता है ऐसे आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर गया। तो बौद्ध दर्शन क्या है? बौद्ध दर्शन से अभिप्राय है उस दर्शन से जो भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों द्वारा विकसित किया गया और बाद में पूरे एशिया में इसका प्रचार प्रसार भी हुआ। यही है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है, मतलब उस विषय में उनको काफ़ी ज्ञान है, उसमें उनकी काफ़ी दखल अंदाजी है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है और दोनों की पत्रिकाओं अर्थात पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा है अर्थात लगाव रहा है। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। अब आता है नागार्जुन के दर्शन। तो ये नागार्जुन का दर्शन क्या है? तो नागार्जुन के दर्शन की बात करें तो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन का मानना है कि जिसे परंपरावादी वास्तविकता से युक्त ज्ञान कहते हैं, वह किसी वस्तु के विषय में हमारे निजी वक्तव्यों से अधिक कुछ नहीं होती। तो फिर ज्ञान क्या है और मुक्ति क्या है? यही है नागार्जुन का दर्शन। और वज्रयानी परंपरा, वज्रयान बौद्ध दर्शन और अभ्यास की एक जटिल और बहुमुखी प्रणाली है जिसका विकास कई सदियों में हुआ। वज्रयान संस्कृत शब्द अर्थात हीरा या तड़ीत का वाहन है जो तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहलाता है तथा भारत व पड़ोसी देशों में विशेषकर तिब्बत में बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण विकास समझा जाता है। तो इनका अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफ़ी कुछ लिखा भी है।
इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई, अर्थात उनके सृजन करने की जो उत्कंठा है, इच्छा है, वह पूरी नहीं हुई। इसलिए वे यायावर हो गए। यायावर मतलब घुमक्कड़ हो गए। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में, अर्थात अपने विचारों के यायावर तो थे ही, अपने विचारों के लिए वो घुमक्कड़ तो बने ही थे, परंतु संसार में भी वो सांसारिक दृष्टिकोण से भी वो क्या बन गए, तो यायावर बन गए। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। अब भारतीय मिथक की बात करें तो अनुश्रुति, परंपरागत कथा, मान्यता, पौराणिक कहानियाँ इनको कहते हैं। तो इनसे संबंधित जानकारियाँ एकत्रित करने लगे। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया, अर्थात अपने शब्दों में उसे लिखना शुरू किया, तो यात्रा वृतांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई। कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते हैं वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते, बल्कि एक तत्ववेत्ता की तरह वहाँ का अध्ययन करते चलते हैं। तत्ववेत्ता कहने पर तत्व का जानकार, तत्व का विद्वान कह सकते हैं। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते, मतलब सूखा अध्ययन नहीं करते, बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते हैं, मतलब उस स्थान से जो यादें जुड़ी रहती है उन यादों को भी निकालते हैं। ये वे स्मृतियाँ होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई है, मतलब उसको ज़्यादा लोग नहीं जानते, वहाँ के स्थानीय लोग ही जानते हैं। लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है, मतलब कृष्णनाथ जी की बात कर रहे हैं, इनका तो संपूर्ण भारत के लोकमानस से जुड़ा हुआ है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृति सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो कि वे आएं, उसे देखें और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाएं। शायद इंतजार कर रही थी लेखक का। कृष्णनाथ के यात्रा वृतांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। मतलब भले ही इसमें स्थान विशेष की जानकारी है, लेकिन इसको हम इतिहास या पुराण से कम नहीं समझ सकते। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। जब उनके यात्रा वृतांतों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उस स्थान को जा कर के देख रहे हैं। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृतांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ के यात्रा वृतांत को पढ़कर वह पूरी हुई। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृतांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। स्पीति कौन है, तो हिमाचल प्रदेश प्रांत का एक पहाड़ी क्षेत्र है। यह अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। जो अन्य पर्वतीय स्थल हैं उनसे भिन्न है और अपनी प्राकृतिक विशेषताओं के कारण से। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है, अर्थात वहाँ के लोग कितनी कठिन जीवन यापन कर रहे हैं उसके बारे में भी बताया है। कुछ युवा पर्यटकों का वहाँ पहुँचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है, अर्थात कुछ युवा पर्यटक अगर वहाँ पहुँच जाते हैं तो शायद वहाँ का जो पर्यावरण है परिवर्तित हो सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। अगर लोग उस रेगिस्तानी इलाके में पहुँच जाते हैं तो वहाँ के लोगों के लिए क्या हो जाएगा, यह बूंदों भरा एक सुखद संयोग हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। जो पाठ है स्पीति में बारिश, उसकी मुख्य चर्चा, पाठ की चर्चा कर लेते हैं। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिले की तहसील है। स्पीति क्या है, तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो लाहुल स्पीति जिला है उस जिले की तहसील है। लाहुल स्पीति का योग भी आकस्मिक ही है, इनमें बहुत योगायोग नहीं है। मतलब ये जो बना
इसका जो योग है अचानक है और ज़्यादा योग भी नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। मतलब इसकी जो जानकारी है इतिहास के पन्नों पर भी नहीं मिलती और इसका कारण है ऊंचे दर्रे और कठिन व दुर्गम रास्ते। अलंघ्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अलंघ्य भूगोल मतलब जिसे लांघा नहीं जा सके। तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसको पार करके जाना मुश्किल है, इसीलिए इतिहास का एक बहुत बड़ा कारण भी बना है इतिहास में इसकी जानकारी न होने का। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है तब भी लाहुल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है। मतलब लाहुल स्पीति के बारे में आपको जानकारी केवल वायरलेस के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि वहाँ जाना मुश्किल जो है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। केलंग और काजा क्या है? तो हिमाचल प्रदेश का दो मुख्यालय है, कभी केलंग में और कभी काजा में रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है। काजा का सूबेदार, सूबेदार कहने पर एक प्रादेशिक शासक होता है, वह उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, इस बात का डर वहाँ के राजा को रहता है। कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है, अर्थात कहीं विद्रोह तो नहीं कर देने वाला है, इस बात का भय उसे लगा रहता है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है? वसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन है, अर्थात वसंत ऋतु के समय में भी जब थोड़ी सी धूप हो चुकी रहती है, ठंड कम हो जाती है, उस समय भी 170 मील से ज़्यादा आप जा नहीं सकते। शीत में प्रायः असंभव है, और शीत ऋतु की बात करेंगे तो पूरी तरह से असंभव मानकर चलिए। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही है। फिर मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत भी रही है। मतलब इन प्रांतों के अंतर्गत यह रही है, इस पर इन प्रांतों का अधिकार रहा है। तब भी प्रायः स्वायत्त रही है, फिर भी उस समय भी स्वायत्त अर्थात अपने अधिकार में रही है। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सृजी है, अर्थात इसको जो स्वायत्तता प्रदान किया है तो किसी और ने नहीं, भूगोल ने ही दिया है, अर्थात भूगोल ने ऐसा इसका सृजन किया है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था, मतलब कोई डाकिया आता था, तो उसके आते जाते वह अल्प वसंत बीत जाता था, वसंत ऋतु का आधा समय नष्ट हो जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था, जोरावर सिंह जो स्पीति का तरीका वही था, तो उस समय भी स्पीति का तरीका वही ही था। तुपचिलिंग गोनपा में मैंने देखा, मतलब तुपचिलिंग गोनपा कहने पर गांव का एक मठ है, वहाँ पर लेखक ने देखा जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ, अर्थात डायनामाइट क्या होता है तो एक दहनशील पदार्थ है, तो उसका जब विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस कर मतलब डर कर आंख बंद कर चागमा का तना पकड़कर, मतलब चागमा एक पेड़ होता है उसका तना पकड़कर एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। जब धमाका गुजर गया फिर डरते डरते आंख खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए, मतलब यहाँ का जो जनसंख्या है अधिकतर इसी कारण से चला गया जब जोरावर सिंह वहाँ पर आक्रमण किया। उसने स्पीति को और वहाँ के विहारों को लूटा। यह अप्रीतिकर शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है, मतलब उसके प्रति जो लोगों की प्रेम हट गई है, शायद इसी वजह से वह सुरक्षित भी है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।